उनकी कहानी किसी रहस्य से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जो तब शुरू होती है जब इतिहास लिखा भी नहीं जाता था। चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन थे? कौन थे वो पहले इंसान जिन्होंने इस जमीन पर, जिसे आज हम भारत कहते हैं, अपना पहला कदम रखा था? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, लाखों साल पीछे। लेकिन इंसानों की कहानी से भी पहले हमें जमीन की कहानी जाननी होगी। ये कहानी है हमारे इस उपमहाद्वीप के जन्म की, एक जमीन का सफर। जरा सोचिए, जिस जमीन पर हम आज खड़े हैं वो हमेशा से यहां नहीं थी। नहीं, करोड़ों साल पहले ये तो अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ एक अकेला वीरान द्वीप था, और फिर एक बहुत बड़े जहाज की तरह ये लाखों सालों तक समंदर को पार करता हुआ उत्तर की तरफ बढ़ता रहा। और फिर हुआ वो महाटकराव जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। दो महाद्वीप आपस में ऐसे भिड़े कि मानो धरती का सीना फट गया हो। और इसी टक्कर से, इसी जबरदस्त टकराव से पैदा हुई दुनिया की सबसे ऊंची दीवार, हिमालय। और जैसे ही हिमालय खड़ा हुआ, उसने सब कुछ बदल लिया। उसने हवाओं का रास्ता रोका और भारत की सूखी, प्यासी जमीन पर मानसून की पहली बूंदें गिरीं। अब भारत तैयार था, एक हरा भरा स्वर्ग जो अपने बाशिंदों का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहां जो पहले मेहमान आए वो हम, यानी आज के इंसान नहीं थे। भारत के पहले शासक थे होमो इरेक्टस, मतलब सीधा खड़ा होने वाला मानव। ये वो पहली इंसानी नस्ल थी जिसने अपनी कमर सीधी की और दो पैरों पर चलना शुरू किया। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। हमें इसके सबूत मिले हैं। चेन्नई के पास लगभग 15 लाख साल पुराने पत्थर के औजार, और सबसे बड़ा सबूत मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में मिली एक खोपड़ी, जिसे हम नर्मदा मानव के नाम से जानते हैं। पर ये लोग हमसे बहुत अलग थे। सोचिए, उनका दिमाग भले ही छोटा था, लेकिन उनका शरीर किसी आज के एथलीट जैसा मजबूत था। बातचीत के लिए भाषा नहीं थी, बस इशारे और कुछ आवाजें। और उनका ब्रह्मास्त्र, एक भारी भरकम पत्थर का हैंड एक्स। इसी एक औजार के दम पर वो बड़े बड़े हाथियों तक को मार गिराते थे। और इसी दम पर उन्होंने लाखों साल तक, जी हां, लाखों साल तक भारत के कोने कोने पर राज किया। लाखों साल इनका राज चलता रहा। ऐसा लगता था जैसे इन्हें कोई नहीं हरा सकता, इनका वंश हमेशा रहेगा। पर उन्हें क्या पता था कि कुदरत एक बहुत बड़ी तबाही की तैयारी कर रही थी। आज से लगभग 74,000 साल पहले, हजारों मील दूर इंडोनेशिया में धरती के सीने के नीचे एक दानव जाग रहा था। एक टाइम बॉम्ब जिसकी टिक टिक अब बस खत्म होने वाली थी। और फिर वो फट पड़ा, टोबा सुपर वॉल्केनो। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। आसमान से अब बारिश या बर्फ नहीं, बल्कि राख की सफेद चादर गिर रही थी। सोचिए, हमारा गर्म देश भारत अचानक किसी बर्फीले रेगिस्तान जैसा ठंडा हो गया। वैज्ञानिक इसे वॉल्केनिक विंटर कहते हैं। ये दुनिया पर आई एक भयानक रात थी। तो सवाल यह है कि ये इतने ताकतवर लोग इस तबाही में खत्म कैसे हो गए? विडंबना देखिए, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कैसे? पहला, उनके मजबूत शरीर को ज्यादा खाना चाहिए था और अब खाना था ही नहीं। दूसरा, उनका भारी भरकम हैंड एक्स छोटे और फुर्तीले जानवरों के आगे किसी काम का नहीं था। और सबसे अहम बात, वो भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते थे, खाना जमा करना नहीं जानते थे। बस देखते ही देखते भारत के पहले शासक भूख और सर्द मौसम की भेंट चढ़ गए। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है ना? ये तबाही भी एक अंत नहीं थी, ये एक नए अध्याय की तैयारी थी। अब इस राख से ढकी वीरान जमीन पर हमारे पूर्वजों, यानी होमो सेपियंस के कदम पड़ने वाले थे। वो भी अपना उजड़ता हुआ घर छोड़कर निकले थे। अफ्रीका में भी हालात बिगड़ रहे थे, तो हमारे पूर्वजों ने वो किया जो शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और साहसी फैसला था। वो एक अनजान सफर पर निकल पड़े। पर वो मूर्ख नहीं थे। उन्होंने अरब के तपते रेगिस्तान में घुसने की गलती नहीं की। उन्होंने एक स्मार्ट रास्ता चुना, समंदर के किनारे किनारे चलने का। समंदर उनका गाइड बना, उनका सुपरमार्केट बना, जो उन्हें रोज खाना देता रहा। पीढ़ियों तक, हजारों सालों तक ये सफर चलता रहा। और फिर आज से लगभग 65,000 साल पहले उन हिम्मत वाले यात्रियों की औलादों ने भारत की सरजमीन पर अपना पहला कदम रखा। तब तक टोबा की राख उपजाऊ मिट्टी में बदल चुकी थी
और भारत एक बार फिर जन्नत की तरह हरा भरा हो चुका था। लेकिन ये जन्नत भी आसान नहीं थी। यहाँ एक नई चुनौती इंतजार कर रही थी। भारत के घने जंगल अफ्रीका के खुले मैदानों से बिल्कुल अलग थे। यहाँ तो हर झाड़ी के पीछे कोई न कोई खतरा, कोई न कोई शिकारी छिपा था। तो सवाल यह है कि वो बचे कैसे? कुदरत ने ही उन्हें एक तोहफा दिया, भीमबेटका की गुफाएं। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये कुदरत के बनाए हुए महल थे। बारिश, तूफान, जंगली जानवर, हर चीज से बचाने वाला एक सुरक्षित ठिकाना। शायद इंसानियत का पहला किला, पहला घर। और यहाँ टेक्नोलॉजी एक असली गेम चेंजर साबित हुई। भारत के जानवर बहुत तेज और फुर्तीले थे। वो पुराना भारी हैंड एक्स यहाँ काम नहीं आने वाला था। तो इंसान ने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का। और उसने क्या बनाया? माइक्रोलिथ्स। ये क्या थे? बस 1-1 इंच के छोटे मगर ब्लेड जितने तेज पत्थर के टुकड़े। इन्हें भालों और तीरों पर लगाया जाता था। आप कह सकते हैं कि ये पाषाण युग की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब शिकारी दूर से ही सुरक्षित रहकर शिकार कर सकता था। अब उनका मेन्यू भी पूरी तरह बदल गया। वो सिर्फ बड़े जानवरों के शिकार पर निर्भर नहीं थे। और यहाँ एक मजेदार बात है। क्या कोई यकीन करेगा कि एक जमाने में महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच घूमते थे? जी हां, हमें वहां 25,000 साल पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं। और एक और चीज, जंगल का सबसे मीठा खजाना शहद, ये उस जमाने का सुपर फूड था, इंस्टेंट एनर्जी। तो अब पेट भरने की चिंता तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब दिमाग में एक नई भूख जाग रही थी। इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। यहीं से जन्म हुआ समाज का, कला का और हमारी संस्कृति का। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, इससे बहुत आगे की बात थी। देखिए, उस जमाने में कोई रुपया पैसा तो था नहीं, तो उनकी इकोनॉमी क्या थी? भरोसा, शेयरिंग इकोनॉमी। नियम था कि जो भी शिकार होगा सब मिल के खाएंगे। फिर उन्होंने भीमबेटका की दीवारों पर पेंटिंग बनाई। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये शायद एक तरह का जादू था। अगले शिकार में कामयाबी के लिए एक प्रार्थना। उन्होंने शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से गहने बनाए और पहने। ये सिर्फ फैशन नहीं, अपनी पहचान बताने का एक तरीका था। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव आया, वो था मौत को देखने का नजरिया। जानवर जब मरते हैं तो उनका झुंड उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है, पर हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने लोगों को इज्जत से दफनाया, और सिर्फ दफनाया नहीं, उनकी कब्र में उनके हथियार, उनका खाना भी रखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि शायद इतिहास में पहली बार इंसान ये सोच रहा था कि मौत अंत नहीं है, इसके बाद भी एक सफर है। और यहीं, इसी सोच से धर्म की पहली किरण फूटी। तो अब जिंदा रहने का संघर्ष खत्म हो चुका था, और अब एक नया, ज्यादा गहरा सवाल खड़ा हुआ। इंसान होने का मतलब क्या है? पेट की भूख तो मिट गई थी, पर अब दिमाग में सवाल उठ रहे थे कि मैं कौन हूं? ये दुनिया क्या है? ये चांद तारे मुझसे क्या कहना चाहते हैं? इंसान अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रहा, वो एक फिलॉसफर, एक चिंतक बन गया था। एक ऐसा जीव जो अपने होने का मतलब ढूंढ रहा था। और सच पूछिए तो वो सफर आज तक जारी है।